Now, the third heading is the purpose of art and literature. आर्ट एंड लिटरेचर का मैंने आप लोग को मतलब समझाया है. व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट मीन्स किसी भी चीज़ को बना के पेश किया जाए. फॉर एग्जांपल मूवीज़ हो गए, फिल्म्स हो गए एंड एनीथिंग. एंड लिटरेचर का मतलब है किसी भी चीज़ को लिख के पेश किया जाए. ओके. पर्पस, वजह, हम इसको इतना सीरियस क्यों लेते हैं? क्या वजह है कि आर्ट एंड लिटरेचर आर द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स? बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें. रिसर्चर्स हैव शोन दैट क्राइम्स आर यूजुअली कमिटेड बाय दोज हु आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स. रिसर्चर्स कौन होते हैं? रिसर्चर्स वो होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, जो कि सर्च करते हैं, वी कैन से जो कि थ्योरीज़ बनाते हैं. ठीक है. जो कि किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर उसको रिसर्च करके उसके फैक्ट्स निकालते हैं. They have shown that crimes are usually committed by those who are not happy with their lives. Crimes कौन लोग करते हैं? ज़्यादातर crimes वो लोग करते हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों से खुश नहीं होते हैं, जो कि डिप्रेस रहते हैं. ठीक है. who don't like themselves, who don't have hopes in their hearts, जो कि अपने आप को पसंद नहीं करते हैं और जो कि खुद को पसंद नहीं करते हैं और जो कि कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं और उनके दिलों में बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होती है. ठीक है. तो जब वो अपने आप को ही नहीं पसंद कर सकते तो वो दूसरों को कैसे करेंगे? दिस इज़ वाई दे डू क्राइम्स. ओके. Entertainment and enjoyable art and literature are the first step towards happy and satisfied with our lives. Entertainment और enjoyable art जो कि हमारा आर्ट है, ये लिटरेचर है जिसको हम enjoy करते हैं. जैसे आपकी कोई फेवरेट मूवी हो गई, आपको वो देख के बहुत खुशी मिलती होगी. बस यही चीज़ है कि अगर आपकी कोई आपको कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको वो सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी. अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपको वो पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी. सो दिस मीन that they are the first step towards feeling happy and satisfied with our lives. मतलब जब ये चीज़ें हमें दुखों से निकालती हैं, इट मीन्स कि ये जो क्राइम रेट हैं वो भी कम होंगे. यही एक वजह है कि क्राइम, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम अपने आप से खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों का भी बुरा चाहेंगे. एंड दिस इज़ हाउ क्राइम्स हैपन. और इसी वजह से क्राइम्स होते हैं. Pictures is easy, I guess. Okay. पाकिस्तान a work of art. पाकिस्तान क्या है? वर्क ऑफ पाकिस्तान का जो वर्क ऑफ आर्ट है वो क्या है? हेडिंग है हमारी. पाकिस्तान इज़ वन सीक्रेट. ये एक सीक्रेट है. वी नो दैट द आइडिया केम फ्रॉम द वर्क्स ऑफ इकबाल. इकबाल की हमें ये अच्छे से पता है कि अल्लामा इकबाल का ये आइडिया था पाकिस्तान बनाने का, और जिस पे काम किया वो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों ने मिलकर किया. हु वॉज बोथ अ पोइट एंड अ फ़िलासफ़र. अल्लामा इकबाल फ़िलासफ़र भी थे और पोइट भी थे. व्हेन ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट इन इलाहाबाद इन 1930, जब उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में पाकिस्तान बनाने का आइडिया प्रेजेंट किया तो ये बहुत ज़्यादा इट सीम्ड इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था. हाउएवर इकबाल वॉज सो श्योर दैट ही कॉल इट द फाइनल डेस्टिनी. मतलब कोई भी इस पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा था, कोई भी इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन इकबाल ने इसको क्या नाम दिया? द फाइनल डेस्टिनी. मतलब वो इतने ज़्यादा श्योर थे कि उन्होंने आखिरी डेस्टिनी का नाम दिया. ओके. ओनली 17 years later it proved to be true when Pakistan came into being. 17 साल बाद, मतलब मुल्क बनने के लिए 17 साल भी बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 17 साल बाद अपने बन गया और वजूद में आया. इट प्रूव टू बी ट्रू व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947. 1947 में पाकिस्तान आखिरकार 17 साल बाद बन गया, अपने वजूद में आ गया. इन वन ऑफ हिज उर्दू बुक्स ज़र्ब कलीम 1936 में ज़र्ब कलीम बुक लिखी थी अल्लामा इकबाल ने, जिसमें उन्होंने कहा द सीक्रेट ऑफ डेस्टिनी इज़ नॉट हिडन फ्रॉम समवन हुज हार्ट इज़ अवेकेंड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि जो सीक्रेट है डेस्टिनी का वो छुपा हुआ नहीं है उस बंदे से जिसका दिल जागा हुआ है, ठीक है। उस किस्मत का जो राज है वो छुपा हुआ नहीं है किससे, जिसका दिल जागा हुआ है। हिडन यानी छुपा हुआ, अवेकन यानी जागा हुआ। सच अ पर्सन सीज द पिक्चर ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। और इस तरह के लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, नई ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं। व्हेन द कॉल फॉर प्रेयर वेक्स हिम अप ही क्रिएट्स द वर्ड ऑफ हिज ड्रीम। और जब उनको अजान उठाती है, जिस तरह हम नमाज के लिए उठते हैं, उससे तशबीह किया गया है इसको, कि जब हमें उठाती है तो ही क्रिएट्स द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम। तो वो इस तरह के बंदे क्या बनाते हैं, जो इन्होंने ख्वाब देखा होता है उसको रियलिटी में करते हैं, उसको असलियत में करते हैं, और वही जो उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है अपने ख्वाब में, वही उसको हकीकत में लाते हैं। पॉलिटिक्स। We have all seen sweepers cleaning the streets when coming to school every morning. हम देखते हैं कि स्वीपर्स जो सफाई करने वाले होते हैं वो स्ट्रीट्स में सफाई कर रहे होते हैं। हम जब भी आते हुए एवरी मॉर्निंग वी गो स्कूल वी सी द स्वीपर्स आर क्लीनिंग द रोड्स। ओके, हम देखते हैं कि स्वीपर्स किस तरह साफ़ कर रहे हैं रोडों को। तो आप लोग ने एक बात सोचिए कि इनको पैसे कौन देता है, बट हु पेज दैम, उनको पैसे कौन देता है, हु हैज़ हायर दैम, किसने उनको हायर किया है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ आवर एरिया मोस्ट प्रॉबली हायर्स द स्वीपर वी सी ऑन द वे। उनको कौन हायर करता है, उनको कौन पैसे देता है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कंट्री वाली नहीं, हमारी लोकल गवर्नमेंट जो कि हमारे एरिया की होती है, जैसे कोई यूनियन हो गई, ठीक है। तो अगर आप लोग मौसमियात में रह रहे हैं तो मौसमियात की एक लोकल गवर्नमेंट होगी। अगर हम सादी टाउन में रह रहे हैं तो सादी टाउन की एक लोकल गवर्नमेंट होगी। सफूरा पर रह रहे हैं तो सफूरा की एक लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर थिंग्स। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और ज़्यादा चीज़ों की भी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ठीक है, प्रोवाइड्स, और वो वाटर प्रोवाइड करते हैं जो हमारे घर में आता है, और फिर टैक्स देना, पार्क्स को बनाना, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग देखते हैं जिनमें इन्वेस्ट हुआ होता है, वो सब कौन करता है, वो लोकल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन साउथ एशिया। अच्छा, अब ये कहाँ से नज़रिया आया कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, कैसे बनी, इसका शुरुआत कैसे हुई। तो ये साउथ एशिया में ब्रिटिश रूल के, अगर आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप लोग को ये बात समझ आएगी। अदरवाइज़ ये कभी मैं और समझाऊंगी इन डिटेल कि किस तरह साउथ एशिया में ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग जो है ये चीज़ अपने वजूद में आई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस। और पहली, अब जैसे कोई भी चीज़ वजूद में आती है उसके बाद सालों साल एक वैसे ही नहीं चलती, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी चेंजेस हुई। यूजुअली दे कंप्राइज ऑफ 3 लेवल्स, 3 लेवल्स में होती हैं, एक यूनियन, एक तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द इंटायर प्रोविंस। इसी तरह जो गवर्नमेंट प्रोविंस यानी को सूबे की जो गवर्नमेंट है वो फिर सूबे की रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरे सूबे की रिस्पॉन्सिबल होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। हेडलाइट्स तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो गई, लेकिन वो बड़े बड़े मसले देखते हैं। द कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। और जो गवर्नमेंट हमारी होती है वो फिर होल कंट्री का ही रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, जो कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत है, ठीक है, जिसको हम हुकूमत कहते हैं, ओके। सो ये हमारी गवर्नमेंट पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
डेमोक्रेसी मीन दैट दीज गवर्नमेंट शुड बी चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ। और डेमोक्रेसी का हमने पढ़ा है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि यही गवर्नमेंट जो है कौन चूज़ करता है, मतलब लोग आके तो नहीं बैठ जाते, लोग गवर्नमेंट में आके नहीं बैठ जाते खुद से, उनको लोग इलेक्ट करते हैं, उनको लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। जो इलेक्शंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं। And this is the system which Pakistan decided to have when the objective resolution was passed by the assembly in 1949। जब रेजोल्यूशन पास हुआ था, जब करारदाद पास हुई थी 1949 में, तो यही डिसीजन लिया गया था कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इसी तरह होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, कि लोग चूज़ करेंगे उस हुकूमत को, और फिर लोगों के चूज़ करने के बाद वो लोग हुकूमत में आएंगे जो इलेक्शन जीते होंगे। कंसेंसस डेमोक्रेसी। कंसेंसस डेमोक्रेसी, कंसेंसस का मतलब मैंने आप लोग को बताया था। डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या था कि जिस पे लोग इत्तेफाक करें, इत्तेफाक राय, ओके। यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गिवन इन अ चांस टू मेक डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो बहुत मेजॉरिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पीपल आर गिवन चांस टू मेक डिसीजन। उनको चांस दिया जाता है डिसीजन लेने का, ठीक है। उनको चांस दिया जाता है फैसले लेने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चूज़ करेंगे कि आपको प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी जो इत्तेफाक राय है वो मेजॉरिटी में हो, मतलब ज़्यादा लोगों की इत्तेफाक राय भी वही हो जो आपकी है, ठीक है। अगर आप इमरान खान को चूज़ करें तो ज़्यादा लोग भी इमरान खान को चूज़ करें, ठीक है। इस तरह ही आपकी जो इत्तेफाक राय है, आपकी जो कॉन्सेंसस है, वो पता चल सकता है कि उसी से आपका प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। वरना जैसे अगर हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, तो प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान है तो उनको चूज़ किया गया है, ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया है, बहुत से लोगों ने उनको वोट दिया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ लोगों ने वोट दिया और वो जीत गए, नहीं, सब अगर कोई 100 आउट ऑफ कोई 80% लोग हैं तो उन्होंने जब वोट दिया तब वो जाके प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ 20 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वांट टू प्ले फुटबॉल, अगर 20 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, और वो फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू सिंपल डेमोक्रेसी सिंपल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, फुटबॉल शुड बी प्लेड इन द प्ले ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, फ़ुटबॉल ही खेलनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा कि हमें फ़ुटबॉल खेलनी है, मेजॉरिटी ने कहा कि हमें फ़ुटबॉल खेलनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेजॉरिटी ही इस डिसीजन को छोड़ दे, बोले कि नहीं, बीच में छोड़ दे कि नहीं, हमें फ़ुटबॉल नहीं खेलनी, हमें क्रिकेट खेलना है, और हमें प्लेग्राउंड में नहीं खेलना, हमें स्ट्रीट में जाके खेलना है, ठीक है, तो उनकी वो इत्तेफाकी राय कायम होगी। अगर आप लोग ने देखा हो तो बहुत से हमारी डेली लाइफ में ये होता है कि अगर कोई अगर आपकी टीचर बोलती हैं, ठीक है, कि आपको आप मैं और काम करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, तो उसमें से जितने ज़्यादा लोग हाथ खड़े करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि हाँ मिस करवाएं, तो मिस करवाती हैं, और जितने कम बच्चे करते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता, वो उनको फिर माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है, उनको फिर इग्नोर करके जो मेजॉरिटी है हम उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो दिस हैपन बेसिकली इन नॉर्मल लाइफ, ठीक है, दिस हैपन बेसिकली इन नॉर्मल लाइफ। Okay, so recently people have started thinking whether it is possible to improve the system so that everyone can be satisfied। अच्छा, अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब जैसे अगर आप लोग में से 30 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 बच्चों में हाथ उठाया कि मिस हमें काम करना है, और बाकी 10 बच्चे जो है वो इग्नोर हो गए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैड सीन होता है, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या कहा
कि इस सिस्टम को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हर बच्चे, बाकी जो 10 के 10 भी हैं, वो क्या रहें, सेटिस्फाई रहें, ठीक है। हैंस मैनी स्कॉलर आर टॉकिंग अबाउट कंसेंसस डेमोक्रेसी। बहुत से स्कॉलर जो है वो कंसेंसस डेमोक्रेसी यानी इत्तेफाक राय जमहूरिया के बारे में बात करें। एंड कंट्रीज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, लेबनान, बेल्जियम हैव अडॉप्टेड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और कंसेंसस डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो लेबनान, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड में आ चुका है। इन पाकिस्तान, इन द इलेक्शन ऑफ 2008 नो सिंगल पार्टी कुड विन अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। 2008 में क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टीज़ थी, पीपीपी थी, पीटीआई थी, पीएमएलएन थी, तो कोई भी एक पार्टी नहीं जीत सकी। तो क्या हुआ, द गवर्नमेंट विच वॉज फॉर्म आफ्टर दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड वॉज देयरफॉर कॉल्ड अ कंसेंसस गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, सबने एक ही पार्टी बनाई, मतलब सब मिल के उन्होंने एक पार्टी बनाई और फिर उसका क्या नाम दिया, कंसेंसस गवर्नमेंट। इन सच ओकेशन वी शुड पे मोर अटेंशन टू द मैसेज ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स। ये सारी जो सिचुएशंस हैं, इनमें जो हम फैसले लेते हैं, इन फैसले लेने से पहले हमें सर सैयद अहमद खान, जौहर एंड इकबाल हु वर थिंकिंग ऑफ कंसेंसस गवर्नमेंट लॉन्ग बिफोर सच आइडियाज़ बिकम पॉपुलर समवेयर एल्स। मतलब हमें इन सब की बातों पे ध्यान देना चाहिए, इन सब को पढ़ना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन लाइक दैट। क्योंकि जौहर, सर सैयद, अल्लामा इकबाल, ये सब बहुत ग्रेट लीडर्स थे, ठीक है। इन्होंने जो मैसेजेस दिए ये बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत काम के हैं, क्योंकि ये कंसेंसस गवर्नमेंट का आइडिया तब लाए थे जब किसी को इस बारे में पता भी नहीं था, किसी के दिमाग में भी नहीं आया था, ठीक है। The works of these leaders still contain many ideas which have not yet been discovered by the world। और ये सारे आइडियाज़, इनके बहुत और भी आइडियाज़ हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए हैं, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो हमें इन सारी सिचुएशन में कि किस कब कंसेंसस गवर्नमेंट हमें लानी है, इन सब में सबसे पहले हमें सर सैयद, जौहर, इकबाल को पढ़ना चाहिए, उनके मैसेजेस को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो उन्होंने हमें दिए। ओके, सो ये जो है वो सॉन्ग्स, पोइट और कंपोज़र, ये हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनके पोइट और कंपोज़र के नाम हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी जो एग्जैक्टली, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा आप, या आप लोग को इसी तरह ही अपनी कॉपी में लिखना है। नेशनल एंथम जो है वो हफीज़ जलंधरी ने लिखा है और एजी छागला ने उनको कंपोज़ किया। सोनी धरती मसरूर अनवर ने लिखा है, सुहेल राना ने उसको कंपोज़ किया। जीवे पाकिस्तान जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो जमीलुद्दीन अली ने लिखा है, इसको भी सुहेल राना ने कंपोज़ किया। मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये भी आप लोग बहुत सुनते हैं, सहबा अख्तर ने लिखा है, सहबा अख्तर ने गाया है, जो कि कंपोज़ किसने किया, सुहेल राना ने। ये वतन हमारा है कलीम उस्मानी निसार बाज़वी ने